नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में उन बागी विधायकों के दस्तखत के वो पन्ने जो पन्ने सार्वजनिक तौर पर जब आए तब पता चला कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ विधायकों की बगावत यहां तक पहुंच गई कि कहा जा रहा है 35, 36, 37, 38, 39, 40 शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गए उद्धव ठाकरे से अलग होकर। और एक तरफ ये वो वीडियो है जो एकनाथ शिंदे ने कल जब अपने समर्थकों को एड्रेस किया तब जो बात कही, जिसमें उन्होंने कहा एक बड़ी पार्टी, एक महाशक्ति, एक सुपर पावर हमारे साथ है और उस सुपर पावर ने कहा है कि जिस भी तरह की मदद होगी हम करेंगे। तो ये दस्तखत, ये वीडियो और इन सब के बीच बहुत सारे सवाल ये कि क्या सिर्फ हिंदुत्व का मामला है? क्या सिर्फ इतना ही मामला है कि एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के एजेंडे से, हिंदुत्व के विचार से अलग हो रहे हैं, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए? क्या सिर्फ इतना मामला था कि ये बागी विधायकों को लग रहा था कि उनकी बात उद्धव ठाकरे नहीं सुन रहे हैं या एनसीपी और कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो मिल रही है, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए? क्या इतना ही मामला था कि इन विधायकों को नाराजगी इस बात से थी कि बाला साहब ठाकरे जो चाहते थे उद्धव ठाकरे उससे अलग कर रहे हैं, इसलिए हमें उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार का साथ भी छोड़ देना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े और उसके लिए हमें बीजेपी के साथ जाना पड़े? क्या इतना ही मामला था? नहीं दोस्तों, मामला तो उसके पीछे है। वो मामला जो मामला न तो चैनल पर दिख रहा है, न कोई मीडिया के साथी सवाल कर रहे हैं, न किसी चैनल पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6, 7, 10 दिन पहले तक एकनाथ शिंदे ट्विटर पर उद्धव ठाकरे की तारीफें कर रहे थे, फोटो शेयर कर रहे थे, और बीते 5 दिनों में ऐसा कुछ खेल हो गया कि आज लग रहा है कि 2/3 से ज्यादा विधायक मुंबई से सूरत होते हुए, आधी रात को चार्टर्ड प्लेन पर सवार होते हुए गुवाहाटी में डट गए और हर रोज 40-50 कमरे बुक करके गुवाहाटी में ठहरे हैं। वहां के मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी के मंत्री, नेता, विधायक, सांसद उनकी मेजबानी कर रहे हैं। कुछ बात तो और है। यह अलग बात है कि बीजेपी ऑन रिकॉर्ड भले कुछ ना बोली हो, लेकिन पीछे तो बीजेपी है ही, साथ में केंद्र सरकार की वो एजेंसियां हैं जो ऐसे मौकों पर काम करती है विरोधियों का गर्दन दबोचने के लिए या विरोधियों को इतना टाइट करने के लिए कि वो सरेंडर करें। कहा यह जा रहा है इस मामले में भी, अगर ये विधायक और इनमें से कई विधायक अगर एकनाथ शिंदे के पाले में गए या एकनाथ शिंदे ने बगावत की या उन्हें लगा कि अब उनका वक्त सलाखों के पीछे कट सकता है, उनकी जायदाद जब्त हो सकती है, तो वो उद्धव ठाकरे से पिंड छुड़ाकर बीजेपी के पाले में जाने के लिए या बीजेपी की सरपरस्ती के लिए या बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए ऐसी तमाम दलीलों के साथ मुंबई से सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंच गए। और इसका कुछ आधार है, इस वीडियो में वही मैं आपको बताऊंगा। संजय राउत भले ही कह रहे हैं कि 17 से 20 ऐसे विधायक हैं, इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे, जो ईडी के रडार पर हैं और ईडी के डर से बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो विधायक हैं जरूर। उसमें एकनाथ शिंदे का भी जिक्र है, कुछ और विधायकों का जिक्र है, वो बताऊंगा सिलसिलेवार ढंग से। और ये भी कि महाराष्ट्र के विधायक कैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल में अरबपति हो जाते हैं। कैसे कोई ऑटो रिक्शा वाला राजनीति में आता है, शिवसेना में आया या किसी भी दल के थ्रू शिवसेना में आया या किसी और दल में गया और 15-20 साल में 200 करोड़, 400 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का मालिक हो गया। यहां से वहां तक पहुंचते हैं और आज बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड समझना जरूरी है। और यह भी कि इनमें से कौन कौन है जो ईडी के रडार पर थे और जो ईडी के रडार पर थे जिनमें से किसी की गिरफ्तारी हो सकती थी, किन्हीं की संपत्ति जब्त हो चुकी थी, किन्हीं के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ रही थी, किन्हीं को ईडी का सम्मन मिल चुका था। तो क्या अब वो सम्मन, वो गिरफ्तारी, उससे वो बच जाएंगे? इसी को समझने की जरूरत है। ये मत समझिए कि सबको अचानक लगा कि हिंदुत्व के एजेंडे से उद्धव ठाकरे अलग हो रहे हैं और हम हिंदुत्व के पुरोधा हैं या हम हिंदुत्व की पुरोधा पार्टी के पास चलते हैं। तो सिलसिलेवार समझने से पहले शुरुआत करते हैं एकनाथ शिंदे के उस बयान से
उस संबोधन से जो उन्होंने अपने विधायकों से बात करते हुए दिया। तो सुनिए ये वीडियो जो एकनाथ शिंदे जब अपने समर्थक विधायकों से कह रहे हैं, उसकी आखिरी पंक्ति को गौर से सुनिएगा। मराठी है, हिंदी में मैंने सबटाइटल लगाया, सुनिए। एक मिनिट थांबा। आता एकच आहे, जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही, तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे। तुमच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही, याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। तो एकनाथ शिंदे साफ साफ कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी महाशक्ति ने उन्हें भरोसा दिया है कि आवश्यकता के मुताबिक जो भी मदद की जरूरत होगी वो मदद की जाएगी। और जिन्हें वो एड्रेस कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें वाकई मदद की जरूरत है। ऐसी मदद जो मिल जाए तो ईडी से उनकी गर्दन बच जाए, ऐसी मदद जो मिल जाए तो सलाखों के पीछे जाने से बच जाए, ऐसी मदद जो मिल जाए तो उनका हाल नवाब मलिक और अनिल देशमुख जैसा ना हो। ये क्यों कह रहा हूं? शुरुआत करते हैं, कहां से करते हैं? कई किरदार हैं। शुरुआत करते हैं प्रताप सरनाइक नाम के विधायक से। और इससे पहले आपको बता दूं कि दो विधायक ऐसे हैं जो ऑटो चलाते थे, एकनाथ शिंदे 80 के दशक में और प्रताप सरनाइक भी राजनीति में आने से पहले। कोई ऑटो चलाने वाला राजनीति की सीढ़ियां चढ़कर मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, अच्छी बात है। समाज के निचले तबके का आदमी अगर राजनीति में हाथ आजमाता हुआ आगे बढ़ता, अच्छी बात है। लेकिन सवाल तो यह होना चाहिए कि कोई 20 साल पहले अगर ऑटो चलाता था या 30 साल पहले ऑटो चलाता था और 20 साल या 15 साल की राजनीति में अगर वो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ या 10,000 करोड़ का मालिक हो गया, तो राजनीति में ये कौन सा फार्मूला था जिससे उसने इतने पैसे कमा लिए? सवाल तो ये है। तो शुरू करते हैं प्रताप सरनाइक से। और अगर ये सवाल है तो इसका जवाब आने वाले दिनों में, अगर वो बीजेपी के साथ आ गए, अगर सरकार बन गई, तो मिलेगा क्या? प्रताप सरनाइक स्क्रीन पर देख रहे हैं, 57 साल उम्र है, ठाणे जिले के ओवला माजीवाड़ा विधानसभा से 3 बार के विधायक हैं। 2008 के पहले एनसीपी में थे, उस समय सेना में आए। 80 के दशक में इनके बारे में कहा जाता है कि प्रताप सरनाइक ठाणे इलाके में ऑटो रिक्शा चलाते थे, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर। और 80 के दशक में ही ठाणे इलाके में ही एकनाथ शिंदे ऑटो रिक्शा चलाते थे। ये भास्कर और बहुत वेबसाइट में मैं देख रहा हूँ। बहरहाल आज उनका मुंबई के आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट का कारोबार है, होटल है, रेस्टोरेंट है, क्लब है और अपार संपत्ति है, बेहिसाब दौलत के मालिक हैं। कैसे? हिंदुस्तान टाइम्स और अलग अलग जगह जो इनके बारे में विस्तार से मिला, कुछ मैंने हिंदी तर्जुमा किया है क्योंकि इतना ट्रैक रिकॉर्ड मैं भी नहीं जानता हूं महाराष्ट्र के किसी विधायक का। तो जानकारी मिली कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उनके ही हलफनामे के मुताबिक उनके पास 143 करोड़ की चल संपत्ति है ऑन रिकॉर्ड, जो उन्होंने खुद ही डिस्क्लोज किया है। 2009 में उनके पास 16 करोड़ 15 लाख की संपत्ति थी। 10 सालों में 800% बढ़कर 143 करोड़ हो गई। तो अलादीन का कौन सा चिराग था विधायक प्रताप सरनाइक के पास, जो घिसते रहे और उनकी संपत्ति 2 गुनी 4 गुनी नहीं, 5 गुनी 10 गुनी नहीं, 20 गुनी 25 गुनी नहीं, 800 गुना बढ़ गया। शिवसेना में थे, उद्धव ठाकरे के करीबी माने गए। चेन ऊपर तक भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल प्रताप सरनाइक को समझिए। तो प्रताप सरनाइक की संपत्ति 800% बढ़ गई। बीते कुछ सालों से वो उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। हाल में उन्हें पार्टी का प्रवक्ता भी बनाया गया। अब इनकी जो कहानी है, इनका बेटा एक विहाग है जो बिल्डर है, छोटा प्रवेश है जो आदित्य ठाकरे के युवा सेना में कोई नेता है। अब 2013 से इनके खिलाफ एक
मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू की तरफ से एक मुकदमा चल रहा था जिसमें घपले, घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। उसमें बाप और बेटे दोनों उसमें ईडी की रडार पर हैं। पूछताछ उनके बेटे से भी अलग पूछताछ ईडी कई बार कर चुकी है। अखबार में सिर्फ आप गूगल पर अगर सिर्फ सर्च करें प्रताप सरनायक और ईडी तो आपको 300 ऐसी खबरें मिलेगी। वैसे ही कुछ खबरें मैंने भी पढ़ी। और प्रताप का जो सरनायक का बड़ा बेटा ईडी के रडार पर 2 साल से है। बेटे के नाम से कई कंपनियां हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ हो चुकी है। और बीजेपी के ही नेता किरीट सोमैया, इनके खिलाफ और इन जैसे कई नेताओं के खिलाफ, शिवसेना के नेताओं के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं। अब ये बीजेपी के साथ इनका अगर रिश्ता बनता है तो किरीट सोमैया क्या करेंगे, ये भी देखने की बात है। बहरहाल तो कई बार ऐसा लगा कि ईडी सरनायक की गिरफ्तारी कर सकता है। इसी डर से सरनायक ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। सरनायक की कंपनी के खाते में गलत तरीके से 22 करोड़ जमा होने की जांच में गड़बड़ियां मिली है, यह इन पर आरोप है और एकदम गर्दन फंसी हुई है। लेकिन आगे मामला दिलचस्प है। आगे क्या है? ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रताप सरनायक की करीब 11 करोड़ की संपत्ति जब्त की। यह मार्च 2022 की खबर है। अभी हम हैं जून में, तो अप्रैल मई 2 महीने को हटाइए, मतलब अब से करीब 2.5-3 महीने पहले इनकी संपत्ति जब्त हुई। और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज स्कैम में प्रताप सरनायक और उनके बेटे की कंपनी के घपले के काफी सबूत मिले। यहां तक है। अब देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड जाइए कि करीब करीब 1 साल पहले प्रताप सरनायक को जब लगा गिरफ्तार हो सकते हैं, बेटा भी जेल जा सकता है, पूरा शिकंजा जब कसा हुआ था उन पर ईडी का, तब प्रताप सरनायक ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी। और चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा, यह मांग की थी कि आप पीएम मोदी के करीब आए तो रविंद्र बाइकर, अनिल परब, प्रताप सरनायक जैसे नेताओं और उनके परिवारों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। मतलब उद्धव ठाकरे को कहा था कि आप मोदी की शरण में जाइए, ईडी से बचाइए। उसी में है, सरनायक ने अपने पत्र में उद्धव ठाकरे से बीजेपी से हाथ मिलाने की अपील की थी। और अभी भी 2 दिन पहले भी सरनायक ने मीडिया के किसी संस्थान से बात करते हुए कहा, यह बात तो मैंने पहले ही कही थी, लेकिन उसमें उन्होंने हिंदुत्व भी जोड़ा है कि हम हिंदुत्व के लिए बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। आप सोचिए, जिसकी गर्दन फंसी हो, जिसके बेटे पर आरोप हो, जिसकी संपत्ति जब्त हो चुकी हो, जिसकी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हो, वो आदमी हिंदुत्व की आड़ लेकर, हिंदुत्व का नाम लेकर मोदी की शरण में जाना चाहता है, शाह की शरण में जाना चाहता है। फिलहाल वो एकनाथ शिंदे की शरण में है या साथ। ये हुए प्रताप सरनायक। कहां से कहां तरक्की होती है। ऑटो रिक्शा चलाते हुए हजारों करोड़ के मालिक, और अब बीजेपी के साथ जाएंगे। सवाल यही कि अगर बीजेपी के साथ चले गए या बीजेपी के साथ सरकार बन गई, अभी तो इफ एंड बट में, तो प्रताप सरनायक को उन ईडी की जो उनके ऊपर ईडी की तलवार लटकी है, क्या वो तलवार हट जाएगी? बहरहाल उसके बाद दूसरे एक सज्जन हैं की महिला है, विधायक हैं, उनका भी इसमें दस्तखत है। और इस लिस्ट में जो बागियों की लिस्ट है उसमें उनका भी नाम है, यामिनी जाधव। यामिनी जाधव विधायक हैं भाईखला से। उनके पति, उनके यहाँ भी रेड हो चुकी है ईडी की, बाय द वे। और उनके पति यशवंत जाधव शिवसेना के काफ़ी उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। और उनके यहाँ रेड भी हुई है। 25 मई को भी उनके यहाँ उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में सम्मन जारी किया गया है। और ये कहा गया कि जाधव और उनकी पत्नी, जो जानकारी है मैं वेबसाइट्स में देख रहा हूँ, कि जाधव और उनकी पत्नी भाईखला से विधायक यामिनी से जुड़े कई परिसरों में आयकर द्वारा तलाशी की गई। इनकम टैक्स भी इनके पीछे है। और आईटी जांच के अनुसार शिवसेना नेता यशवंत जाधव ने कोई बिल कहाड़ी चैम्बर्स है, कोई इलाका होगा, उसमें कई फ्लैट खरीदे, जिस इमारत में भाईखला में रहते हैं। कथित तौर पर अवैध तरीकों से संयुक्त राज्य मतलब यूएसए से एक किराएदार को भुगतान किया गया था। ईडी का मानना है कंपनी का लिंक जाधव से है, जिसमें कुछ विदेशी लेन देन। आईटी और ईडी दोनों यामिनी जाधव के पति, खासतौर से यशवंत जाधव, जो बीएमसी में स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे हैं, उन पर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का। और साथ में यामिनी जाधव भी हैं। और इसमें कई तरह की जानकारी है कि आयकर अधिकारियों ने फरवरी 2022 में, आज से 4 महीने पहले, संदिग्ध कर चोरी को लेकर जाधव के आवास सहित 33 स्थानों पर तलाशी ली थी। और एजेंसी का मानना है जाधव के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई शिकायतें मिलने के बाद तलाशी ली गई। उनके परिवार पर कोलकाता के कंपनी की मदद से 15 करोड़ के शोधन का भी आरोप। इस मामले में भी
किरीट सोमैया एक्टिव हैं और लगातार इनके खिलाफ मुहिम चलाने में किरीट सोमैया का भी रोल है। बल्कि इसमें यह भी हुआ कि 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए दायर उनकी पत्नी के चुनावी हलफनामे में कथित विसंगतियों का पता चलने के बाद आईटी विभाग में ने 2019 में जाधव के खिलाफ जांच शुरू की कि उन्होंने जो अपना डिक्लेरेशन दिया चुनाव के हलफनामे में वो भी गलत दिया। और बहुत लंबी कहानी है, उतना लंबा करूंगा तो मामला लंबा होगा। खबर की हेडिंग है यामिनी यशवंत जाधव और प्रताप सरनाइक तो क्या आईटी ईडी सीबीआई के डर से एकनाथ शिंदे का साथ दे रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे के बारे में भी संजय राउत का कहना है कि वो भी इसी वजह से गए और कुछ खबरें ऐसी है कि ईडी के रडार पर वो भी है। खबरें ऐसी है कि कई लोगों को नोटिस मिल चुका है, कई लोगों को संकेत मिल चुका है। गर्दन बचानी है तो पाला बदलना है, बीजेपी के पाले में जाना है। प्रताप सरनाइक तो साफ ही कह गए थे उद्धव ठाकरे को, मोदी की शरण में जाइए, हम सबको बचाइए। एक ये, उसके बाद एक मैं देख रहा हूं सांसद हैं शिवसेना की, 5 बार यवतमाल से सांसद रही भावना गवली। भावना गवली ने भी 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। जब उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव किया और अपील की कि आप लोग जो कहना है यहां आकर कहो, तो भावना गवली ने चिट्ठी लिखी उद्धव ठाकरे को और कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर टिके रहें और बागी नेताओं की मांग पर गौर करिए। मतलब उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं आपको हटना है हट जाइए, या आप बीजेपी के साथ आ जाइए, हाथ मिलाइए और गौर करिए और मुद्दा हिंदुत्व का। और अब अगर भावना गवली को देखेंगे तो पता चल रहा है उनके बारे में 50 ऐसी खबरें हैं कि कैसे भावना गवली भी ईडी की रडार पर हैं। 72 करोड़ का कोई घोटाला है, ईडी उनके दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं। कई बार नोटिस मिला, कई बार नोटिस सम्मन को उन्होंने अवॉइड किया। ऐसा लगा कि नॉन अवेलेबल वारंट भी हो सकता है। उनके करीबी सईद खान हैं जिनकी गिरफ्तारी पिछले साल नवंबर में हुई। भावना गवली के ठिकानों पर कई बार छापे पड़े। किरीट सोमैया, फिर वही कॉमन नाम, बीजेपी के किरीट सोमैया ने भावना पर 100 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए और गवली पर उनका ट्रस्ट है। ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितता और 17 करोड़ के गबन के साथ साथ अपने अधिकारों के इस्तेमाल और सरकारी अनुदान और धन प्राप्त करने के आरोप है। तो ये 3 हैं, लेकिन कहा जा रहा है ऐसे 1 दर्जन हो सकते, 7-8 तो पक्के। संजय राउत की माने तो फिर वो 12 से 18, 19 कुछ भी हो सकते। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति विधायकों की है और इनमें से अगर कुछ विधायक पर इतने संगीन आरोप है और वो आरोप नहीं है, ईडी उनकी जांच कर रही है, ईडी उन्हें सम्मन भेज रहा है, ईडी उनकी गिरफ्तारी कर सकता है, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, ईडी ने उनकी संपत्तियां जब्त की है, सब चीज ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बाद वो सब एकनाथ शिंदे के साथ है। तो क्यों न माना जाए जो बार बार आरोप लगता है बीजेपी पर कि केंद्रीय एजेंसियां इतना दबोचती है ऐसे लोगों को जो संदिग्ध हैं कि वो शरणागत हो जाए, वो चरणागत हो जाए, वो सरेंडर कर जाए, जो यहां लोग सरेंडर कर रहे हैं। बगावत की और वजह हो सकती है, कुछ उनकी वाजिब बातें भी हो सकती है, लेकिन जो दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है कि इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15-20 साल में, एक और विधायक का जिक्र हुआ, नाम अभी नहीं लूंगा, उनके बारे में भी मैं मुंबई से किसी से बात कर रहा था, उनका भी जिक्र है कि वो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी और उन्होंने भी हजारों करोड़ कमाए। अब ये सब जो धन पशु हैं, ये सारे बीजेपी के साथ जाने को बेताब है। वजह प्रताप सरनाइक खुलकर बोल चुके, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। और शिवसेना को भी देखना होगा कि कैसे शिवसेना में रहते हुए लोग वसूली करते हुए या गलत तरीकों से पैसा कमाते हुए कैसे कुबेर बन जाते हैं। कैसे कोई ऑटो रिक्शा जो चला रहा था 30-40 साल पहले राजनीति में आया, अच्छी बात है, राजनीति में 4 बार 5 बार विधायक बने, अच्छी बात है, जनता में लोकप्रिय है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी संपत्ति जायदाद वो 1000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1400 करोड़, कैसे 800% कैसे? इसका मतलब पूरा सिस्टम करप्ट है। ईडी ने, केंद्र सरकार की एजेंसियों ने उस सिस्टम में से कुछ को दबोच लिया और वो अपनी गर्दन छुटाने के लिए छटपटा रहे हैं। उस छटपटाहट में उन्हें रास्ता दिखा कि एक गोलबंदी बनाओ, उसमें शामिल हो जाओ। बाकी वजह अपनी जगह, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।